कंपार्टमेंट में प्रवेश करते ही निकिता ने देखा कि ऊपर की दोनों बर्थ पर बैठे हुए दो लड़के शराब पी रहे थे और बेक्ड चिकन खा रहे थे। निकिता को देखते ही उनमें से एक ने नशे की खुमारी से भरी आंखों में एक भद्दी सी मुस्कुराहट के साथ अपना गिलास चीयर्स की मुद्रा में निकिता की तरफ लहराया। यह देखकर निकिता थोड़ा सहम गई थी, लेकिन उसके पास अपनी बर्थ पर बैठने के अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं था। इस वक्त उसे पापा की बात याद आ रही थी कि उसके लिए एसी 1 में यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा। काश उसने अपने पापा की बात मान ली होती और अपना कार्यक्रम 1-2 दिन के लिए स्थगित कर लिया होता, पर ऐसा करना भी तो संभव नहीं था। उसका कॉलेज शुरू हो चुका था और इस साल वह अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी, वरना उसका लक्ष्य फिर कभी हासिल ना हो सकेगा। यह सब सोचते हुए वह अपनी सीट पर बैठ तो गई, परंतु इन शराबियों के साथ रात भर का समय सुरक्षित रहकर किस तरह बीतेगा, यह सोचकर वह डर गई और उसके पूरे शरीर में भय से उठी सिरन दौड़ गई। उसने किसी तरह अपना सामान बर्थ के सिराने पर रखा और पैरों को लटकाए हुए बैठ गई, क्योंकि सैंडल उतारकर लेटने का साहस निकिता में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण स्वयं की रक्षा करते हुए यहाँ से भागना पड़ सकता है, किंतु खतरा जब आना होता है तब आ ही जाता है। बैठने या लेटने का उससे क्या संबंध। इसी तरह निकिता को बैठा हुआ देख उन दो लड़कों में से एक लड़का हाथ में चिकन का पीस लेकर नीचे उतरा और निकिता की तरफ बढ़ा दिया। निकिता ने बुरा सा मुँह बनाया और दरवाजे की ओर देखने लगी। क्या हुआ, कोई आने वाला है क्या? तो आने दो, थोड़ा सा उसे भी खिला देंगे, पहले तुम तो खा लो। और हाँ, अगर स्कॉच का शौक़ रखती हो तो वह भी है हमारे पास। उस लड़के ने बड़ी बेशर्मी के साथ निकिता से कहा और थोड़ा और नज़दीक आ गया। मैं ये सब नहीं खाती और प्लीज़ आप थोड़ा दूर से बात कीजिए। निकिता ने पूरा साहस बटोरा और कठोर स्वर में उस लड़के को हिदायत दी। और अगर मैं नहीं माना तो? और लड़का निकिता से कुछ सटकर बोला, हेलो, ये मेरी वाइफ है और मैं इंडियन आर्मी में मेजर हूँ, बोलो तो कमांडो हूँ। कहते हुए एक सुदर्शन व्यक्तित्व वाले लड़के ने कंपार्टमेंट में प्रवेश किया। अनामिका, तुम आराम से बैठ जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ये वापस अपनी बर्थ पर जा रहे हैं ना? उस नए व्यक्ति ने चिकन का पीस हाथ में पकड़े हुए निकिता से सटकर खड़े हुए लड़के से आंख मिलाते हुए पूछा, जिसे देखकर वह लड़का सहमते हुए पीछे हटा और अपनी बर्थ पर चला गया। अनामिका, यह नाम निकिता को बहुत अच्छा लगा, विशेषकर तब जबकि यह उसकी रक्षा के निमित्त दिया गया था। वह जानती थी कि उसे अपनी पत्नी बनाने के साथ ही इस बात को उन लड़कों को सुनिश्चित कराने हेतु इस लड़के ने ऐसा किया था। कारण जो भी था, लेकिन उसके आ जाने के बाद से निकिता बहुत सुरक्षित अनुभव कर रही थी। उसने आराम से अपना सारा सामान फिर से ढंग से व्यवस्थित किया। पहले घबराहट में सब कुछ ऐसे ही सिराने पर ठूंस कर रख दिया था और फिर सैंडल उतारकर आराम से सिराना लगाकर पैर सीधे करके बैठ गई। वह उस लड़के से उसका परिचय जानना चाहती थी और उसे धन्यवाद भी देना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन दोनों लड़कों के लिए वह उसकी पत्नी थी और पत्नी भला क्यों अपने पति का परिचय पूछती और अपनी रक्षा के लिए उसको धन्यवाद देती। निकिता उस नवागंतुक को उसका सामान रखते हुए देख रही थी। उसका यह सब करने का अनुशासन इस बात को सत्य साबित कर रहा था कि वह फौजी है। वह उसे प्रेम पूर्वक निहारे जा रही थी। तभी उस अपरिचित ने बड़े अधिकार भाव से प्रश्न किया, खाना लाई हो या वह भी भूल गई? प्रश्न सुनकर निकिता विचारों की जाल से एकाएक बाहर निकल गई। हाँ, लाई हूँ ना। कहते हुए निकिता ने फुर्ती से अपने बैग से टिफिन निकाला और उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया, जिसे थामते हुए उस लड़के ने पूछा, सारा मुझे क्यों दे रही हो? तुम नहीं खाओगी? आधा निकाल लो, बचा हुआ मुझे दे दो। निकिता भला उसे क्या बताती कि वह अपने लिए कुल 2 ही रोटियां लेकर आई है। अब उसे क्या पता था कि ऐसी स्थिति आएगी कि उसे अपना टिफ़िन शेयर करना पड़ेगा। उसे यह भी समझ में आ रहा था कि वह लड़का भी खाना लेकर आया तो होगा, लेकिन अलग बैग से निकाल कर खाएगा कैसे? उन लड़कों को यह देखकर शक हो जाएगा
और उसकी पत्नी होने का मनोवैज्ञानिक दबाव जो उन्हें उनकी सीमा रेखा लागने से रोक रहा है, वह दबाव समाप्त हो जाएगा। बेचारे को भूख लगी है पर अपना लाया हुआ खाना भी नहीं खा सकता। यह सब वह उसी के लिए तो कर रहा है। ऐसा विचार आते ही निकिता के मन में उस लड़के के प्रति अथाह प्रेम और सम्मान उमड़ पड़ा। उसने टिफिन उस लड़के के सामने रखते हुए कहा, खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं बस एक सेब खा लूँगी। ये आपके लिए लाई हूँ। ओके, एज यू विश। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। कहते हुए उसने जल्दी से टिफ़िन खोला और खाना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी रुआंसी शक्ल बता रही थी कि खाना उसके लिए एकदम अपर्याप्त था। निकिता को उस पर दया आ गई। उसने अपने बैग से 2 सेब निकाले और एक उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उस लड़के ने लगभग झपटते हुए पकड़ा और उसे टिफ़िन के ढक्कन पर रखकर खाना खाने में जुट गया। यह देख निकिता को उस पर दया आ गई। उसके चेहरे पर ममत्व भाव का असर दिखने लगा। वह उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर सेब खाते हुए अपने हाथ में लाया हुआ उपन्यास पढ़ने लगी। अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। उसकी सहेली का फ़ोन था। वक्त काटना सबसे मुश्किल काम लग रहा हो, उस समय ऐसे फ़ोन बड़ा सुकून देते हैं। निकिता बड़े इत्मीनान से आंखें मूंदे हुए अपनी सहेली से अपने भविष्य की योजनाओं को डिस्कस करने में व्यस्त थी। बातों के दौरान उसे याद आया कि उसका ये इत्मीनान उस अपरिचित लड़के की उपस्थिति का ही परिणाम था, वरना अभी क्या स्थिति रहती। ये सोचकर निकिता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने उस लड़के की ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसे भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी तरफ देखते हुए पाया। निकिता को अनुभव हुआ कि शायद वह उसकी निश्चिंतता को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे लगता होगा, अगर वह ना आता तो भी क्या मैं ऐसे ही आराम से बातें कर रही होती। दोनों की नज़रें मिली और निकिता ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें वापस मूंद लीं, लेकिन पलकों के भीतर तेज़ी से डोलती हुई पुतलियाँ और अचानक बढ़ चुकी धड़कनों को थामना बहुत मुश्किल हो गया था। उस लड़के को निकिता का इस तरह झेप जाना बहुत प्यारा लगा। उसकी मुस्कान कुछ और चौड़ी हो उठी। निकिता से उसका परिचय जानना चाहता था, किंतु जब वह ऊपर बैठे दोनों लड़कों के सामने उसे अपनी पत्नी घोषित कर चुका था और उसे एक नाम भी दे चुका था, तो वह परिचय मांगकर कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकता था। वह दोनों अभी भी स्कॉच की चुस्कियाँ ले रहे थे और उनका अभी सोने का कोई इरादा भी नहीं लग रहा था। अगर वह निकिता से परिचय मांगे और वह दोनों नीचे उतरकर फिर से कुछ गलत हरकतें करने लगें तो बेचारी लड़की के लिए मुसीबत हो जाएगी और ऊपर से बेमतलब की मारपीट होने की भी संभावना थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने चुप रहना ही ठीक समझा और निकिता की तरफ देखकर बोला, अनामिका, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे उठा देना, और हाँ, जब हमारा स्टेशन आए तब तो ज़रूर उठा देना, वरना तुम्हें अकेले ही घर जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहा ना मैंने? उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। यह देखकर निकिता को भी हंसी आ गई। उसने हंसी रोकते हुए उत्तर दिया, हाँ, उठा दूंगी, आप सो जाओ, मैं तो अभी कुछ देर ये उपन्यास पढ़ूंगी, क्योंकि अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। निकिता यह सोचकर जाग रही थी कि जैसे ही ऊपर की बर्थ वाले दोनों लड़के सोएंगे, वह इस लड़के को जगाकर उसे धन्यवाद कहेगी और उसका परिचय भी प्राप्त करेगी। इसी इंतजार में वह नींद को रोके हुए उपन्यास पढ़ती रही और पता नहीं कब खुद उसकी आंख लग गई। उठो, हमारा स्टेशन आ गया, कितना सोती हो यार। उस लड़के ने जब निकिता का कंधा झकझोरा तब कहीं उसकी नींद टूटी। अरे, पता नहीं इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। निकिता उठकर बैठ गई और सामान सहेजने लगी। उसे अपनी नींद न सहन कर पाने की मूर्खता पर गुस्सा और दुख दोनों हो रहे थे। उसे इस लड़के पर भी क्रोध आ रहा था कि यह भी तो उसे उठा सकता था, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है उसे निकिता से बात करने की उत्सुकता ही ना हो, इसलिए उसने नहीं उठाया होगा। जो भी हो, जो होना था वह तो हो गया था। अतः अब उसने सोचा, ऊपर बर्थ वाले लड़के जाने की तैयारी में हैं, इनके जाते ही आराम से इस लड़के से बात करती हुई जाएगी। यही सोचकर वह धीरे धीरे सामान सहेजने लगी। उसकी इस धीमी गति को देखकर वह लड़का बेचैन हो उठा और धीरे से उसके कान में बोला,
जल्दी करो, मेरी प्लेटफार्म नंबर 7 से आगे की ट्रेनें छूट जाएगी। रात को तुम इतनी गहरी नींद में मस्त थी कि बात नहीं हो पाई। यह सुनकर निकिता और भी अधिक मायूस हो गई। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब यह भी मुझसे बात करना चाहता था। ओह, कितनी मूर्ख हूँ मैं। उसने फुर्ती के साथ अपने पास पड़े उपन्यास के भीतर रखे हुए बुक मार्क पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा और वापस उपन्यास के अंदर रखकर उसे उस लड़के को पकड़ा दिया। लड़के ने भी उसी तत्परता से उस उपन्यास को अपने हाथ में पकड़ लिया और दोनों सामान लेकर कोच से बाहर निकल आए। ट्रेन में बैठते ही कॉल करता हूँ, बाय कहते हुए लड़का प्लेटफार्म नंबर 7 की ओर लगभग दौड़ता हुआ चला गया और निकिता भी उसी तेज़ी से प्लेटफार्म से बाहर निकल आई और टैक्सी में बैठकर हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर वह फ़ोन को हाथ में पकड़ी रही कि कहीं उस लड़के का फ़ोन मिस ना हो जाए। निकिता सारा दिन इंतज़ार करती रही, लेकिन हॉस्टल पहुंचने तक क्या, रात तक भी उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने ज़बरदस्ती तो अपना नंबर नहीं दिया था, उसने भी तो बात करने की इच्छा जाहिर की थी, और अगर बात करना चाह रहा था तो फिर कॉल क्यों नहीं की। निकिता बार बार फ़ोन की तरफ देखकर बड़बड़ा रही थी। निकिता ने पूरा दिन उसकी कॉल की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा की थी और जब कोई कॉल नहीं आई तो वह बहुत ही उदास हो गई थी। उसका रोने का मन होने लगा था। उस लड़के से निकिता की ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी और उस समय उसे उसके लिए ऐसा कुछ विशेष महसूस भी नहीं हुआ था, लेकिन अब ना जाने दिल में इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों होने लगी थी। मन कर रहा था कि समय की धारा को वापस मोड़ दे और उस लड़के से उसका पूरा परिचय ले और साथ ही अपने मन की बात भी कह दे। उसे कह दे कि वह हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है, वैसे ही सुरक्षित जैसे कल रात उसकी वजह से उसने अनुभव किया था। कितना खूबसूरत एहसास था वह। जीवन में पहली बार उसने ऐसा फील किया था। ऐसा लगा था कि उस लड़के के रहते कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसे कल रात अपने सो जाने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वह अपनी नींद पर थोड़ा काबू रख लेती तो ज़रूर उसका नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर और भी सब कुछ जान लेती। फिर उसने खुद से ही प्रश्न किया, क्या पता वह शादीशुदा हो और उसने यूं ही औपचारिकता बस कह दिया हो कि बात नहीं हो पाई और निकिता ने इस बात को गंभीरता से ले लिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह शादीशुदा तो नहीं लग रहा था। वह धीरे से बुदबुदाई और फिर अपनी इस हालत पर उसे खुद ही हंसी भी आ गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, निकिता उस लड़के को भूलने के बजाय और भी अधिक याद करने लगी थी। जब भी वह फुर्सत में होती तो नेट में फौजियों की तस्वीर खंगालने लगती। सोशल साइट्स में अपने मित्रों या मित्रों के भी मित्रों की प्रोफाइल देखने लगती कि शायद कहीं उस लड़के का पता मिल जाए। यदि वह किसी नए शहर में जाती तो वहाँ के आर्मी एरिया का एक चक्कर ज़रूर लगाती कि क्या पता वह लड़का कहीं दिख जाए। अगर उस लड़के ने इतना भी बता दिया होता कि आगे कहाँ की ट्रेन पकड़ने वाला है तो निश्चित ही वह उसे ढूंढने के लिए उस शहर भी पहुँच जाती। लेकिन उस बेवकूफ़ ने यह भी तो नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। गीता की फैशन शो की तैयारी भी ज़ोरों से चल रही थी। उसका लक्ष्य था कि दिल्ली में होने वाले ऑल इंडिया फैशन शो में उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाए और इसके लिए वह जी जान से मेहनत भी कर रही थी। लेकिन उस लड़के का ख्याल उसे जब जब विचलित कर देता था। उसकी एकाग्रता भंग हो जाती थी और बेचैनी ऐसी कि कई बार उसे याद करते करते आंसू भी निकल पड़ते। उसे बस उस रात अपने सो जाने का बहुत बड़ा अफसोस था और यह अफसोस धीरे धीरे गहराता जा रहा था। सब कुछ हासिल होते हुए भी उस अजनबी की कमी सब कुछ खो जाने जैसी पीड़ा देती थी। वह स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी कि उस छोटी सी अधूरी मुलाकात ने उसके ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया कि पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो बेचैनी कम हुई, ना उसकी याद आना जरा सी भी कम हुई। इतना अच्छा रिश्ता आया था और तूने मना कर दिया, और वह भी एक अजनबी आदमी के लिए। मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है, निकिता की सहेली आयुषी ने आश्चर्य मिश्रित रोष के साथ कहा। हाँ यार, लगता तो मुझे भी यही है कि मैं कुछ पागल ही हो गई हूँ, और अब तो ये लगने भी लगा है कि उससे दोबारा कभी मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। फिर भी पता नहीं क्यों वह मेरे दिलो दिमाग पर इतनी बुरी तरह से छा गया है
कि चाह कर भी किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती। पता नहीं उसके साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता था या अगले जन्म में कोई रिश्ता होने वाला है, लेकिन उसे देखने के बाद शायद अब मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकूंगी। कोई और अच्छा ही नहीं लगता। निकिता ने एक ही सांस में सब कह दिया। यार, जब तू खुद समझ नहीं पा रही है कि पिछले या अगले जन्म की कोई बात है, तो एक अजनबी के लिए अपना ये जीवन क्यों बर्बाद करने की सोच रही है? मेरी बात मान, आंटी से बात कर और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, आयुषी ने समझाया। हाँ तो मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अगर वह अजनबी भी आ जाए तो उसे भी कह दूँगी कि इवेंट पूरा होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, निकिता ने हंसते हुए उत्तर दिया। मेरी गाड़ी तो उस अजनबी पर ही अटकी हुई है। हाँ कहना है तो भी अजनबी को, और ना कहना है तो भी वही अजनबी। पागल, आयुषी ने निकिता की पीठ में एक हल्की सी धौल जमाई। हाँ यार, बात तो तू सच कह रही है, लेकिन क्या करूं, और कोई सूझता ही नहीं। आंटी को पता है तेरे इस पागलपन के बारे में? नहीं, अगर पता चल जाएगा तो मम्मी अगले ही दिन बिना मुझसे पूछे कहीं मेरा रिश्ता तय कर देगी। फिर तो उन्हें बताना पड़ेगा। आयुषी ने आंख मारते हुए निकिता को छेड़ा। अगर बताया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। निकिता ने आयुषी का गला दबाने का अभिनय किया। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। अब चल, इवेंट की तैयारी करनी है, या वहाँ भी अजनबी को याद करके काम चल जाएगा। चल पहले देखते हैं कि जो ड्रेसेस फाइनल की हैं वो सब तैयार हुई कि नहीं। कहते हुए दोनों वर्कशॉप की ओर चल पड़ीं। आज के दिन की तैयारी निकिता पिछले साल से कर रही थी, और आज उसका भी कलेक्शन इस अखिल भारतीय स्तर के फैशन शो में प्रदर्शित होने जा रहा था। लेकिन खुश होते हुए भी वह बहुत खुश नहीं थी। एक अनजान बेचैनी ने उसकी खुशी को जैसे ग्रस लिया हो। इस फैशन शो में चयनित होने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। आज जब वह वास्तव में उस मंच के ऊपर खड़ी थी तो मन के भीतर जैसे सब कुछ खाली सा हो गया था। केवल उसके कलेक्शन का नाम अनामिका उसके खाली से पड़े हुए अंधेरे मन में एक छोटे से तारे सा टिमटिमा रहा था। अपने कलेक्शन के अंत में निकिता अपनी सब मॉडल्स के साथ मंच पर उतरी ही थी कि दर्शकों के बीच से तालियों की गड़गड़ाहट को चीरता हुआ एक स्वर उभरा। अनामिका। निकिता ने उस स्वर को पहली ही बार में पहचान लिया। त्वरित प्रतिक्रिया में उस स्वर की दिशा में मुड़ी तो देखती है कि वही अजनबी उसे पुकारते हुए हाथ हिला रहा था। उसे देखते ही निकिता जैसे अपने होशो हवास खो बैठी। वह भूल गई कि उसे मंच पर वॉक करते हुए सबका अभिवादन करना था। उसने हाथ के इशारे से उस अजनबी को अपने पास मंच पर बुलाया, और वह लड़का भी बिना कुछ सोचे विचारे कूदकर मंच पर आ गया। दोनों बस मुस्कुराते हुए अपलक एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और सारे दर्शक एकदम शांत होकर इस घटनाक्रम को देख रहे थे। कहाँ थे तुम? अब तक कभी फ़ोन क्यों नहीं किया? निकिता ने पूछा। कैसे करता यार, ट्रेन में पहुंचकर देखा तो बस किताब ही थी मेरे पास, और बुकमार्क कहीं प्लेटफार्म पर ही गिर गया था। बहुत ढूंढा तुम्हें, पर नाम भी तो नहीं पता था तुम्हारा। अभिषेक हूँ मैं। ढूंढना तो मैंने भी चाहा, पर ढूंढता कैसे? मुझे भी तो तुम्हारा नाम नहीं पता था। अभिषेक ने बात बीच में काटते हुए उत्तर दिया। सोशल साइट्स में ढूंढ लेते, मैं मिल जाती, लेकिन नाम अनामिका करके ढूंढ लेते, वहाँ मेरा वही नाम है। वैसे निकिता है मेरा नाम। निकिता ने रुंधे स्वर में कहा। ओह, मैंने यही तो नाम पुकारा था तुम्हारा। तुम्हारे कलेक्शन का नाम भी तो यही है। जैसे ही नाम देखा मुझे लगा कि तुम मिल गई। 1 साल से मैं बस इस इवेंट की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ तुम मिलोगी। याद है उस रात ट्रेन में तुम अपनी सहेली से इस इवेंट के बारे में बात कर रही थी? मैं सब सुन रहा था। मैंने इस 1 साल का एक एक पल इस दिन के इंतज़ार में काटा है, और डरता था कि अगर तुम यहाँ नहीं आ सकी तो फिर तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे लगा तुम अब कभी नहीं मिलोगे। निकिता आगे कुछ ना बोल सके। तभी एक मॉडल निकिता के कान में फुसफुसाई। वॉक पूरी कर ले। अरे इतने लोगों के बीच, अरे मैं तो भूल गई। निकिता मुस्कुराते हुए अपनी तंद्रा से बाहर निकली, और जब सारे दर्शकों को अपनी ओर देखता पाया
तो अभिषेक भी कुछ सकुचा गया और मंच से उतरने लगा कि तभी निकिता ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ मंच पर चलते हुए सबका अभिवादन करने लगी। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब कहीं मत जाना, उसने धीरे से अभिषेक से कहा। अब कहाँ जाऊँगा? कहते हुए उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ निकिता के हाथ में कसे हुए अपने हाथ की तरफ इशारा किया, जिसे देख निकिता ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अब और भी कसकर पकड़ लिया।